बताओ बहुरिया, क्या क्या सब्जी लोगी आज तुम? काका आलू कितने रुपए किलो दिए? अरे बहुरिया ले लो, सब ठीक ठीक लगा दूंगा। ठीक है भाभी, आप सब्जी ले लो, तब तक मैं बाजार में और सामान देख लेती हूँ। नंदिनी और सुनीता बाजार में सब्जी वाले से सब्जी ले ही रही होती हैं, तभी कविता और कनक मॉल से शॉपिंग करके लौट कर आ रही होती हैं। देखो कनक, हमारे पड़ोसी कितने गरीब हैं कि इस चीप से ठेले से सब्जियां खरीदते हैं। यस भाभी, ये लोग हैं ही दो कौड़ी के। कविता सुनीता के पास जाती है और सुनीता से कहती है, डियर सुनीता, इतने पैसे बचाकर कहाँ ले जाओगी? डार्लिंग, कभी मॉल से भी शॉपिंग कर लिया करो, थोड़ा सा स्टेटस चेंज कर लो। भले ही छोटे से फ्लैट में, हमारे जैसे बंगलों में नहीं, स्टिल रहते तो हो तुम लोग भी सनराइज सोसाइटी में ही। नहीं सुनीता भाभी, मार्केट में ठेले पर ताज़ा ताज़ा सब्जियां मिलती हैं जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं और सस्ती भी होती हैं। अरे रहने दो, ये सब तुम्हारी गरीबी छुपाने के बहाने हैं। तुम लोग जाओ ना, खरीदो मॉल से वही बासी वाली सड़ी गली सब्जियां, वो भी ज्यादा कीमत देकर। हम यहीं पर ठीक है, आई बड़ी अमीरों की शान और शौकत दिखाने वाली। नंदिनी एक और बार कविता और कनक को जवाब देकर उनका मुंह बंद कर देती है। दोनों अपने घर निकल जाती हैं। तभी नंदिनी सुनीता से कहती है, भाभी आप इन लोगों की इतनी सुनती क्यों? जब देखो तब दोनों पैसे का शो ऑफ करती रहती हैं। अमीर होंगी तो अपने घर की। कोई बात नहीं नंदिनी, इन्हें बोलने दो। वैसे भी इनके कहने से हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। सही कह रही हो भाभी, चलो इसी बात पर आज चौपाल के गोलगप्पे खाते हैं। दोनों नंद भाभी ठहाका लगाकर हंसती हैं और गोलगप्पे खाकर घर लौट जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बाद सुनीता और उसकी सास कमलेश जी दोनों बाजार जाने के लिए पैदल पैदल ऑटो तक जा रहे होते हैं। तभी प्रणिता जी और उनकी बहू कविता अपनी मर्सिडीज में घर से निकल रही होती है। कमलेश जी और सुनीता को देखकर कविता मर्सिडीज के ब्रेक लगाती है और गाड़ी का शीशा खोलते हुए, अरे कमलेश बहन जी, हमारी तरह मर्सिडीज नहीं तो कम से कम एक स्कूटी ही खरीद लीजिए। अब इतनी तो औकात होगी आपकी। कब तक इस लो क्लास स्टैंडर्ड में रहेंगे आप लोग? यस सुनीता, एक्टिवा चलाना ही सीख लो कम से कम। एटलीस्ट अपनी नहीं तो सनराइज सोसाइटी की ही थोड़ी सी इज्जत रख लो। नहीं बेटा, हमें अच्छा लगता है ऐसे। इससे हमारी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम पैदल भी चल लेते हैं। कम ऑन मिसेस कमलेश, अब अपनी गरीबी छुपाने का ये नया तरीका मत निकालिए। कोई बात नहीं प्रणिता जी, आप अपनी गाड़ी में जाइए, आपको देर हो रही होगी। कमलेश जी का जवाब सुनकर दोनों अमीर सास बहू की बोलती बंद हो जाती है और दोनों अपनी मर्सिडीज में खुद आगे बढ़ जाती हैं। माँ, आप इन लोगों को जवाब क्यों नहीं देती? ये लोग जब देखो तब हमारी बेइज्जती करते रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हर किसी का दिन आता है और जो जितना ज्यादा उड़ता है उतनी ही जोर से जमीन पर गिरता है। अपनी बहू को समझाकर कमलेश जी और सुनीता ऑटो में बैठकर बाजार के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन सुबह सुबह अनीता अपने घर के बाहर का दरवाजा पानी से धो रही होती है और उसकी नंद नंदिनी उसकी मदद कर रही होती है। उस समय कविता और कनक जिम के लिए जा रही होती हैं। उन्हें देखकर रुक जाते हैं। ओह डार्लिंग सुनीता, कभी कभी तुम लोग भी जिम वगैरह चली जाया करो। क्या पूरा दिन घर में काम में लगी रहती हो? तुम्हारी भाभी नहीं, एटलीस्ट नंदिनी, तुम तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड दिखाओ, जिम जाओ हमारी तरह। नो थैंक यू माय डियर कनक, एक काम करो, तुम ही लोग जिम में पैसे बर्बाद करके अपनी हेल्थ बनाओ। हाँ कविता, हम लोग तो अपने घर का काम करके ही फिट रहते हैं और हमें हर रोज नौकर भी नहीं बदलने पड़ते। हमारे घर का काम भी हो जाता है, पैसे भी बच जाते हैं और हम फिट भी रहते हैं। हो ब्लडी मिडिल क्लास पीपल, अपनी गरीबी छुपाने के 1000 एक्सक्यूज हैं इनके पास। तो अब तुम अमीर नंद भाभी यहाँ से जाती हो या हम गरीब नंद भाभी के संस्कार तुम्हारी भी सफाई कर दें? सुनीता और नंदिनी दोनों हंसने लग जाती हैं। वहीं उल्टा जवाब सुनकर अमीर नंद भाभी अपनी गाड़ी में बैठकर जिम के लिए मुंह बनाकर निकल जाती हैं। इसी तरह दिसंबर का महीना लगभग खत्म होने वाला होता है और सनराइज सोसाइटी में क्रिसमस पार्टी की तैयारी चलने लगती है। सोसाइटी मैनेजर मिस्टर गुप्ता अपनी टीम के साथ क्रिसमस पार्टी का चंदा लेने के लिए घर घर जाते हैं। अरे बेटा आनंद, इस बार क्रिसमस पार्टी के लिए कितना चंदा देने वाले हो? बताइए मिस्टर गुप्ता, सोसाइटी में पार्टी के लिए कितने पैसे कम पड़ रहे हैं आपके? अरे प्रणिता जी, दिल हो तो आपका और आपके बेटे की तरह। खैर मिस्टर गुप्ता, ये लीजिए 10,000 रुपए, कम पड़े तो फिर आइएगा। गुप्ता जी, वैसे हमारे पड़ोसी कमलेश जी के यहाँ से कितना चंदा मिला? अरे प्रणिता जी, वो बेचारे गरीब, 1000 रुपए भी मुश्किल से लेकर आया हूँ। ये सुनकर प्रणिता जी, मिस्टर गुप्ता, कविता, कनक और उनका बेटा आनंद जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। उसी दिन शाम को पार्क में कमलेश जी अपनी बहू सुनीता के साथ टहल रही होती हैं। तभी प्रणिता जी भी वॉक करने के लिए आती हैं। अरे कमलेश जी, सुना है इस बार तो आपने काफी ज्यादा चंदा दिया है क्रिसमस पार्टी के लिए।
अरे किसने कह दिया आपसे प्रणीता जी, हमने तो 1000 रुपए ही दिए हैं। अरे वही तो मैं कह रही हूँ कि आपके लिए तो 1000 रुपए भी बहुत ज्यादा हैं। आपका तो मंथली बजट ही हिल जाएगा इतने पैसे देने में। यस मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। अब हर कोई हमारी तरह दिलदार थोड़ी ना होता है। तुम्हें पता है सुनीता, मेरे हस्बैंड आनंद ने इस बार 10,000 रुपए दिए हैं पार्टी के चंदे में। कोई बात नहीं कविता, चंदा अपनी श्रद्धा से दिया जाता है। गलत कह रही हो सुनीता, डोनेशन अपने स्टेटस के हिसाब से दिया जाता है। वैसे भी मुझे तो लगता है कि ये हाई क्लास पार्टीज हमारे जैसे अमीरों के लिए हैं, आप जैसे गरीबों के लिए नहीं। आप लोगों को तो ऐसी पार्टी में इनवाइट भी नहीं करना चाहिए, पर क्या करें, आप लोग भी हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। बेटा कविता, बात करने का तरीका तो सीख लो पहले, उसके बाद स्टैंडर्ड की बात करना। और पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब आप लोग सिखाएंगे मेरी बहू को स्टैंडर्ड से बात करना। अपना स्टैंडर्ड देखिए, आए बड़े 1000 का चंदा देने वाले गरीब लोग। दोनों अमीर सास बहू कमलेश जी और सुनीता का मजाक बनाती हैं और हंसती हुई वहां से चली जाती हैं। उसके बाद कमलेश जी और सुनीता जी अपने घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद पार्टी का दिन आ जाता है और पार्टी में कमलेश जी अपनी बहू सुनीता, कनक और अपने बेटे संजीव के साथ आती हैं। सुनीता और कनक ने साधारण से ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए होते हैं, वहीं प्रणीता जी की बहू कविता और कनक स्टाइलिश ड्रेस पहनकर आती हैं। ओ माय गॉड, ये लोग पार्टी में भी इतने बहन जी लुक में आए हैं। मेरा तो इन्हें देखकर मूड ही खराब हो गया। यस कनक, यू आर राइट। उस दिन पार्क में दोनों मुझे स्टैंडर्ड्स सिखा रही थी। अब खुद देखो, इनके तो लुक से ही गरीबी टपक रही है। इस समय कमलेश जी की बहू प्रणीता जी के पास आती है और उनके पैर छूने के लिए झुकती है। अरे अरे, ये क्या मिडिल क्लास वाली हरकतें कर रही हो? हाई क्लास पार्टी में ऐसे पैर कौन छूता है बहन जी बनकर? अरे आंटी जी, हमारे घर के संस्कार हैं ये, हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। अरे ऐसे संस्कार जाकर कहीं और दिखाना, जाओ यहाँ से। जिस समय प्रणीता जी सुनीता को उनके पैर छूने पर डांट रही थी, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें बातें बनाने लग जाती हैं। कितना घमंड है इन लोगों को अपने पैसे का। एक तो बहू के संस्कार, इनका आदर कर रहे हैं, ऊपर से ये लोग उसे नीचा दिखाने में लगी हुई हैं। खुद की तो बहू बेटी किसी से हाथ जोड़कर नमस्ते भी नहीं करती, आई बड़ी दूसरों की बहू के संस्कार तोड़ने। ये लोग पूरी सोसाइटी में किसी से ठीक से बात तक नहीं करते हैं। जब देखो अमीरी का घमंड, पैसे वाले होंगे अपने घर। अरे भाड़ में जाने दो, ऊपर का थूका मुंह पर गिरता है, एक दिन इनकी भी अकल ठिकाने आएगी। चलो बहन जी, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। इस तरह की बातें करते हुए सोसाइटी की सभी औरतें पार्टी में खाना खाने के लिए चली जाती हैं। तभी प्रणीता जी का बेटा आनंद कमलेश जी के बेटे संजीव से हाथ मिलाता है। और संजीव, क्या चल रहा है नौकरी में आजकल? दिखते भी कम हो, तुम्हारा प्रमोशन हुआ या नहीं? हाँ आनंद, बस ट्राई ही कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो इस साल प्रमोशन के साथ साथ मेरा स्टार्टअप भी शुरू हो जाएगा। अरे वाह, तुम भी स्टार्टअप प्लानिंग कर रहे हो? अच्छा, तो क्या तुम भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हो? हाँ, वैसे मुझे जरूरत तो नहीं, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पैकेज ही लाखों का है, लेकिन फिर भी मैं खुद को कोई बिजनेस शुरू करवाना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा ओके, तो फिर क्या बिजनेस सोचा है तुमने? अरे भाई देख, सोच तो लिया है, बस अब कोई अच्छा सा इन्वेस्टर मिल जाए तो मेरी प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड से मैच हो। अरे वही, मैं भी अपने स्टार्टअप के लिए किसी इन्वेस्टर को देख रहा हूँ। अरे हाँ भाई, तुझे तो ज्यादा जरूरत है, लेकिन भाई एक एडवाइस मानकर चलना कि अपने स्टार्टअप का स्टैंडर्ड अपनी तरह गरीब मत रखना। आनंद की घमंड भरी बातों को सुनकर संजीव को कुछ अटपटा सा लगता है। इस समय पार्टी में एक वेटर कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहा होता है और कविता के सेल्फी लेने के चक्कर में वेटर का धक्का कविता को लग जाता है और कोल्ड ड्रिंक उसकी ड्रेस पर फैल जाती है। ओह माय गॉड, यू टप्पर इडियट, बेवकूफ गंवार कहीं के, मेरी पूरी की पूरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। ऐसा कहकर कविता वेटर के गाल पर एक तमाचा जड़ देती है। मैम, मैं तो ठीक चल रहा था, आप ही अचानक से पीछे से मुड़ गई थी। अच्छा, तो अब तुम मुझसे जुबान भी चलाओगे, यू इडियट। ऐसा कहकर कविता एक और थप्पड़ वेटर को मार देती है। ये सब देखकर कमलेश जी, उनकी और उनका परिवार भी वहां आ जाता है। अरे कविता, लेट इट गो ना, अब पार्टी में तो ऐसा होता रहता है। तुम्हें इस तरह इनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ये एज में भी तुमसे बड़े हैं। यू शट अप, तुम लोगों की खुद की औकात उनके जैसी है, इसीलिए तुम्हें ये लोग अपने सगे लगेंगे ही। ये क्या तरीका होता है किसी से बात करने का? आपको जरा से भी मैनर्स नहीं है क्या? अच्छा, अब तुम गरीब लोग सिखाओगे हमें मैनर्स क्या होते हैं। इसी तरह अमीर नंद भाभी और गरीब नंद भाभी में बहस होने लगती है। तभी कमलेश जी का बेटा संजीव, अरे रहने दो, इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इससे तुम्हारे संस्कार ही खराब होंगे। कविता जाने दो, वैसे भी काफी लेट हो गया, चलो हम अपने घर चलते हैं। यस मॉम, वैसे भी अब ये पार्टी बोरिंग हो गई है, मुझे तो अपनी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखनी है। ऐसा कहकर प्रणीता जी का पूरा परिवार अपने घर लौट आता है और ये सब नजारा देखकर कमलेश जी अपनी बहू से कहती है,
इन अमीर नंद भाभी के शो ऑफ से बेहतर है हम हमारे गरीब नंद भाभी के संस्कार हैं। कम से कम ये किसी को बेइज्जत तो नहीं करती हैं। अपनी सास की बातें सुनकर सुनीता खुश हो जाती है और अपनी सास के गले लग जाती है और सभी पार्टी से लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद न्यू ईयर का दिन आता है और सनराइज सोसाइटी में एक नया सूरज उगता है। तुमको इतनी भी समझ नहीं है? तुम पार्टी में अगर कल मेरी ड्रेस पहनकर गई थी तो तुम्हें उसे ठीक से रखना चाहिए था। क्यों कलेश करती रहती हो? पार्टी से आने में लेट हो गया था। अब मैं रेस्ट करने जाती या आपका ड्रेस उठाकर रखती, और इतनी ही चिंता है अपनी ड्रेस की तो खुद उठाकर रख दो। तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। अगर किसी की कोई चीज लेते हैं तो उसकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। ओके, अब टिपिकल भाभी बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे लिए कॉफी बना दो, आज कुक छुट्टी पर है। तो तुमने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझ रखा है? कॉफी पीनी है तो खुद बना के लो। देख रही हो माँ, इनकी जुबान कितनी चलने लग गई है। ये सब आपके सर चढ़ाने का नतीजा है। या आपकी बेटी को एक कप कॉफी नहीं दे सकती। क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? हर रोज सुबह होते ही घर में महाभारत शुरू कर देती हो। इतनी फैसिलिटीज के बाद भी तुम दोनों का ये हाल है। पता नहीं, अगर तंगी होती तो ना जाने तुम दोनों क्या ही करती। सनराइज सोसाइटी में हर दिन प्रणीता जी के घर में ऐसी ही आवाज सुनने को मिलती थी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी, जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को आज घर के लिए थोड़ा किराने का सामान लेने जाना है। हाँ भाभी, घर के पास में ना बहुत अच्छा मेला लगा है। काम करते हैं, न्यू ईयर का कुछ सामान भी देख आते हैं। सस्ता भी आएगा और कुछ नया भी मिल जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों तैयार होकर बाजार चली जाओ, तब तक मैं घर के काम निपटा लूंगी। अरे नहीं माँ, काम की टेंशन आप मत लो, काम तो ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा ओके, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरा जो प्रोजेक्ट था ओल्ड एज सीनियर केयर वाला, उसके लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे साथ आनंद ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का अप्लाई किया है। उसका प्रोजेक्ट काफी स्ट्रांग भी है, तो अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए एक फैमिली मीटिंग बुलाई है। लेकिन संजीव जी, बिजनेस मीटिंग्स में फैमिलीज का क्या काम? अरे सुनीता, तुम्हें नहीं मालूम, आजकल इन्वेस्टर बहुत सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। केवल प्रॉफिट नहीं, और भी कई एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है बेटा, एक काम करना, तुम कल जल्दी आ जाना, हम लोग साथ में ही चलेंगे। एक तरफ संजीव अपने परिवार से बिजनेस मीटिंग के बारे में बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ आनंद। मॉम, नंदिनी और कविता, लिसन टू केयरफुली। कल हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना है, जहां पर मुझे पूरा यकीन है कि इन्वेस्टर्स मेरे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन वो एक बार फैमिली से मिलना चाहते हैं, तो तुम लोग तमीज से रहना और प्लीज वहां पर लड़ाई झगड़ा मत करना। आनंद, व्हाट डू यू मीन कि मैं लड़ाई झगड़ा करती हूँ? तुम अपनी बहन को क्यों नहीं समझाते? तुम दोनों फिर झगड़ा करने लग गई। अगर आनंद कह रहा है तो चुपचाप से तैयार हो जाना, और हाँ, वहां पर मेहनत से रहना। बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं सुनना चाहती मैं। प्रणीता जी की बात सुनकर कविता और कनक दोनों मुंह बनाकर अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। महेश चंद्र शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन थे। आनंद और संजीव दोनों ने अपना सीनियर केयर वाला प्रोजेक्ट अलग अलग तरीके से महेश चंद्र जी के सामने प्रेजेंट किया था। लेकिन उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले महेश जी ने बिजनेस मीटिंग में फैमिलीज को इन्वाइट किया, क्योंकि उनका मानना था कि सीनियर केयर का कोई भी प्रोजेक्ट केवल पैसों के दम पर सक्सेस नहीं हो सकता। ओह वाह, ये घर तो बिल्कुल महल जैसा है। आनंद बेटा, अगर इन्होंने तुम्हारा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो तुम्हारी तो ऐश हो जाएगी। यस मॉम, और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। ये तो संजीव है, पता नहीं कहां से बीच में टांग अड़ा दी, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है। डोंट वरी। आनंद, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। पार्टी में प्रणीता जी के साथ उनकी बहू कविता और कनक मॉडर्न ड्रेस पहनकर आई थी, जिसमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ कमलेश जी के साथ सुनीता ने लाल रंग की सिल्क की साड़ी और नंदिनी ने सिंपल सा कॉटन सूट पहना हुआ था। हेलो मिस्टर महेश जी, कैसे हैं आप? हेलो संजीव, ऑल गुड। अच्छा, अपनी फैमिली से मिलवाओ। नमस्ते भाई साहब, ये मेरी बहू सुनीता, मेरी बेटी नंदिनी। ओह माय गॉड, हाउ चीप। यहाँ भी ये लोग पैर छूने वाले हैं। यस भाभी, इन लोगों के स्टैंडर्ड तो कभी हाई हो ही नहीं सकती। हेलो महेश जी, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर आनंद, ऑल गुड। कहाँ है तुम्हारी फैमिली? हेलो मिस्टर महेश जी। हेलो मिस्टर महेश। हेलो अंकल जी। आनंद के परिवार से मिलकर महेश चंद्र कुछ खास खुश नहीं थे, इसीलिए पूरी पार्टी में वो संजीव के परिवार के साथ ही घूम रहे थे। आनंद, प्लीज एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। महेश चंद्र जी के कहने पर आनंद अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता है। सो एज वी नो, आई एम वर्किंग ऑन अ सीनियर केयर ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट, जिसमें हम बड़े बड़े एनआरआई और अमीर बच्चों को टारगेट करेंगे जो विदेश में रहते हैं और उनके पेरेंट्स की केयर नहीं कर पाते। साथ ही जो अपने पैसों के दम पर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप के लिए उनके पास टाइम नहीं है।
तो वो अपने माँ बाप को हमारे सीनियर केयर होम में छोड़कर जा सकते हैं। इसके बदले में हम उनसे मोटी रकम लेंगे और उनके माँ बाप का ध्यान रखेंगे। ओके आनंद, सिट डाउन नाउ। संजीव, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट। सो मिस्टर महेश, मेरा भी प्रोजेक्ट आनंद के प्रोजेक्ट जैसा ही है, लेकिन मैं अपनी टारगेट ऑडियंस में केवल एनआरआई और अमीर लोगों को नहीं रखने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी बेसहारा माँ बाप हैं, सभी को हम सहारा दे पाए। इसीलिए हम एनआरआई को और अमीर लोगों को टारगेट करेंगे ताकि हमें उनसे फंड मिल सके। लेकिन मिडिल क्लास और बिल्कुल गरीब माँ बाप के लिए हम एक एनजीओ फॉर्म भी शुरू करेंगे। इसमें बहुत ही लो चार्जेस एंड इवन फ्री में हम उनकी वैसे ही सेवा कर पाएंगे जैसे अमीर लोगों के माँ बाप को करने वाले हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में रतन टाटा जी का गोल फॉलो करेंगे, जहां पर प्रॉफिट के साथ साथ हम लोगों को सर्विस भी देंगे। संजीव अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता है और इस समय ओह माय गॉड संजीव जी, कितना इरिटेटिंग प्रोजेक्ट है। गरीब लोगों के लिए भी भला कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा क्या? आई डोंट थिंक सो भाभी। महेश जी इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके सामने आप ये गरीबी और मिडिल क्लास वाले बड़े बूढ़ों का, जिनकी औकात भी नहीं होती अच्छे घरों में रहने की, उनके लिए इन्वेस्ट करने की बोल रहे हैं। पता नहीं महेश चंद्र जी, आपने संजीव के प्रोजेक्ट में ऐसा क्या देख लिया जो इन्वेस्ट करने का सोचा भी? इसका प्लान भी इसी की तरह गरीब है। मेरे बेटे का प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगा। शांत हो जाइए आप लोग, मैं समझ चुका हूं कि मुझे किसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। आनंद को पूरा भरोसा होता है कि ये प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा, लेकिन तभी तो आई विल इन्वेस्ट इन संजीव सीनियर केयर ओल्ड एज होम असिस्टेड लिविंग प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके प्रोजेक्ट में प्रॉफिट के साथ ह्यूमैनिटी भी है और इसी ह्यूमैनिटी को परखने के लिए मैंने आज की ये फैमिली पार्टी इनवाइट की थी। यू नो व्हाट मिसेस प्रणीता जी, मैं आज अगर यहाँ पर हूँ तो अपने बिजनेस माइंड से। रतन टाटा देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अगर उनके गोल को फॉलो किया जाए तो कोई भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। एंड आपके फैमिली का माइंड सेट देखकर मुझे लगता है कि तो मेरी कंपनी में जॉब भी डिजर्व नहीं करते। यू आर फायर्ड। महेश चंद की बात सुनकर आनंद को झटका लगता है और वो अपने परिवार को घूर घूर कर देखने लगता है, क्योंकि अब न केवल उसके हाथ से प्रोजेक्ट जा चुका था बल्कि नौकरी भी जा चुकी थी। दुखी होकर पूरा परिवार घर लौटता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आनंद की पूरी इन्वेस्टमेंट घर के खर्चों में खत्म हो जाती है। वहीं संजीव का प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की के साथ सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी फैमिली आनंद की फैमिली से कई गुना ज्यादा अमीर हो जाती है। आनंद के घर की सभी गाड़ियां बिक जाती हैं, उनके नौकर भी चले जाते हैं। एक दिन कनक, मैं आधे घर का पोछा लगा चुकी हूँ, बाकी का तुम कर दो। भाभी आपने क्या मुझे नौकरानी समझा हुआ है? कनिका गुस्से में बाल्टी फैला देती है, जिसमें कविता का पैर फिसल जाता है। लग गए। कनक, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी सुनीता उनके घर के नीचे से गुजर रही होती है और कविता की आवाज सुनकर अंदर आ जाती है। अरे कविता, तुम्हारे पैर में तो मोच आ गई, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। सुनीता कविता के पैर की मोच को फटाफट ठीक कर देती है। ओके ठीक है। वैसे हमने तुम्हें बुलाया नहीं था। कितने अजीब लोग हैं, धन्यवाद तक नहीं बोलना जानते। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और प्रणीता जी का परिवार बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। ना जाने हमसे ऐसे कौन से पाप कर्म हो गए जो हमें ऐसे दिन देखने पड़े। कुछ ही दिनों में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। भगवान, अब तो कुछ रास्ता दिखाओ। तभी कमलेश जी सुनीता और नंदिनी के साथ मंदिर में पूजा कर रही होती हैं। बहन जी, मैंने तो आपको कितनी बार समझाया था कि आप अपनी अमीरी का घमंड मत दिखाएं। अमीरी की शान और शौकत गरीबी से अच्छी होती है। आंटी जी, आपने, कविता ने और कनक ने हमें कभी भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे माफ कर दो सुनीता, मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की। भले हम पैसों में अमीर थे, लेकिन इंसानियत में तुम ही अमीर थी। बहन जी, आप चिंता मत करिए, मैं संजीव से कहकर आनंद को उसी प्रोजेक्ट में कोई जॉब ऑफर करवा दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद प्रणीता जी कमलेश जी का धन्यवाद देती हैं और तीनों अमीर सास बहू और नंद गरीब सास बहू ऑटो में एक साथ सनराइज सोसाइटी निकल जाती हैं।